Hello guys, today we will discuss about the scientific management principle which are developed by F.W. Taylor. So हम प्रिंसिपल पढ़ें उससे पहले हम F.W. टेलर के बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं। F.W. टेलर 1856 में यूएसए में पैदा हुए। 1878 में इन्होंने मिडवेल स्टील कंपनी में एज ए मैकेनिकल इंजीनियर जॉब करना चालू किया। बट जब ये इंजीनियरिंग की जॉब कर रहे थे वहीं पर इनके दिमाग में साइंटिफिक स्टडीज और टेक्निक्स के बारे में चीजें आने लगी। तो इन्होंने स्टार्टिंग में जब ये इनके अंडर में जो एम्प्लॉयज काम कर रहे थे इन्होंने वर्कर्स की एफिशिएंसी और उनके ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन के बारे में बात सोची पहले, और उसके बाद इन्होंने अपने प्रिंसिपल्स और कुछ टेक्निक ऑब्जर्वेशन के बेसिस पर डेवलप करने शुरू कर दिए। इन्होंने कुछ बुक्स पब्लिश की और वो जो इनकी जो बुक्स पब्लिश हुई वो इंडस्ट्रियल ऑर्गेनाइजेशन और मैनेजमेंट के ऊपर ही बेस्ड थी। इनकी कुछ फेमस बुक्स हुई शॉप मैनेजमेंट, पीस रेट सिस्टम, प्रिंसिपल ऑफ साइंटिफिक मैनेजमेंट। ये जो इन्होंने बुक लिखी जिनमें इन्होंने क्या किया, इन्होंने एम्फेसाइज किया कि भाई साइंटिफिक मेथड ही अडॉप्ट किए जाने चाहिए सो दैट वी कैन रिमूव द प्रॉब्लम ऑफ मैनेजमेंट। सो इनके इस कॉन्ट्रीब्यूशन को देखते हुए मैनेजमेंट में इसमें इन्होंने क्या बात की कि भाई हमें क्या करना चाहिए, मैनेजमेंट को साइंटिफिक करना चाहिए, यानी हमें साइंटिफिक मैनेजमेंट की बात करनी चाहिए। तो इनके इस कॉन्ट्रीब्यूशन को देखते हुए इनको बाद में कहा जाने लगा फादर ऑफ साइंटिफिक मैनेजमेंट। अब क्वेश्चन ये अराइज होता है कि ये साइंटिफिक मैनेजमेंट है क्या, क्या मीनिंग है इसका साइंटिफिक मैनेजमेंट का। सो साइंटिफिक मैनेजमेंट मीन्स एप्लीकेशन ऑफ साइंस फॉर ईच एंड एवरी एलिमेंट ऑफ मैनेजमेंट। मतलब अगर हम मैनेजमेंट में उसके हर एक एलिमेंट में साइंस की एप्लीकेशन को अडॉप्ट कर लेते हैं, यानी साइंस को अप्लाई कर देते हैं मैनेजमेंट के ईच एंड एवरी एस्पेक्ट में, देन इट विल बी टर्म्ड एज साइंटिफिक मैनेजमेंट। F.W. टेलर ने साइंटिफिक मैनेजमेंट की डेफिनेशन भी दी। उनका कहना था साइंटिफिक मैनेजमेंट इज नोइंग एग्जैक्टली व्हाट यू वांट मैन टू डू एंड सीइंग दैट दे डू इट इन द बेस्ट एंड चीपेस्ट वे। मतलब इन्होंने जो बात की वो ये बात की कि भाई हमें काम को बेस्ट और चीपेस्ट वे में कराना है। और किससे कराना है? लोगों से कराना है, मैन से कराना है। और जब वो इस काम को करे तो देखना है कि भाई रियल में काम बेस्ट वे से हो रहा है या नहीं हो रहा, चीपेस्ट वे से हो रहा है या नहीं हो रहा। सो according to F.W. Taylor, scientific management is knowing exactly what you want men to do and seeing that they do it in the best and cheapest way. Okay. हमारे जो F.W. टेलर हैं उन्होंने मेनली 4 साइंटिफिक प्रिंसिपल्स को डेवलप किया। वो 4 साइंटिफिक प्रिंसिपल क्या क्या हैं देखते हैं। नंबर 1, साइंस नॉट रूल ऑफ थंब। नंबर 2, हार्मोनी नॉट डिस्कॉर्ड। नंबर 3, कॉपरेशन एंड नॉट इंडिविजुअलिज्म। नंबर 4, डेवलपमेंट ऑफ वर्कर्स टू देयर ग्रेटेस्ट एफिशिएंसी एंड प्रॉस्पेरिटी। सो सबसे पहले हम क्या पढ़ेंगे, साइंस नॉट रूल ऑफ थंब। ये नॉट रूल ऑफ थंब, इस रूल ऑफ थंब को हम जान लेते हैं। साइंस तो हमें मालूम ही है कि साइंस के कॉन्सेप्ट को यूज करना है। रूल ऑफ थंब क्या है? रूल ऑफ थंब मीन्स डिक्टेटरशिप ऑफ मैनेजर। अगर किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में मैनेजर सीधा सीधा बोलता है माई वे और हाईवे, या तो मेरी बात मानो नहीं तो निकल जाओ, यानी वो अपने डिक्टेटरशिप को चलाता है, वो कहता है जो मैं कह रहा हूं वही सही है, इसी को हम क्या बोलते हैं, रूल ऑफ थंब। ओके, तो प्रिंसिपल का नाम क्या है, साइंस एंड नॉट रूल ऑफ थंब। जो F.W. टेलर थे उन्होंने सीधा सीधा ये कहा कि भाई ऑर्गेनाइजेशन में काम को करने का बेस्ट मेथड यूज किया जाना चाहिए सो दैट हम एफिशिएंसी को मैक्सिमाइज कर सकें। अब ये जो मेथड डेवलप किया जाना चाहिए इसके लिए स्टडी की जानी चाहिए, एनालिसिस किया जाना चाहिए, यानी ऑर्गेनाइजेशन में
ऑर्गेनाइजेशन में हमें जो भी काम करना है, हमें जो भी जॉब परफॉर्म करनी है, वो बेस्ड होनी चाहिए साइंटिफिक इंक्वायरी के बेस पर। यानी जो भी काम होगा वो साइंटिफिकली प्रूवन होना चाहिए, कॉज एंड इफेक्ट रिलेशनशिप के ऊपर बेस्ड होना चाहिए। साइंटिफिक इंक्वायरी आपको करनी चाहिए उस काम को करने से पहले, वो मैनेजर के इंट्यूशन के ऊपर बेस्ड नहीं होना चाहिए। सो ईच जॉब must be performed on the basis of scientific inquiry and not on the basis of intuition or hit and trial method। यानी हम मैनेजमेंट का जो इंट्यूशन है या मैनेजर्स का जो इंट्यूशन है या मैनेजर जो बोल रहा है उसको फॉलो नहीं करेंगे। हम क्या करेंगे, हर काम को करने से पहले उसकी साइंटिफिक पूरी की पूरी इंक्वायरी करेंगे। देयर इज ओनली वन बेस्ट मेथड टू मैक्सिमाइज एफिशिएंसी। एफिशिएंसी को मैक्सिमाइज करने के लिए एक ही बेस्ट मेथड होता है, और इस बेस्ट मेथड को हम वर्क स्टडी और एनालिसिस के थ्रू डेवलप करने की कोशिश करेंगे। इस तरीके से जो भी मेथड डेवलप होगा वो इस रूल ऑफ थंब को यानी मैनेजर की डिक्टेटरशिप को रिप्लेस करेगा। सो दिस इज ऑल अबाउट साइंस एंड नॉट रूल ऑफ थंब। यानी मैनेजमेंट में कोई भी जॉब परफॉर्म करनी है उसके लिए साइंटिफिक इंक्वायरी एनालिसिस होना चाहिए। मैनेजर का रूल ऑफ थंब डिक्टेटरशिप नहीं चलेगी। नेक्स्ट इज हार्मोनी नॉट डिस्कॉर्ड। हार्मोनी नॉट डिस्कॉर्ड प्रिंसिपल कहता है, देखो आप पहले समझ लेते हैं हार्मोनी। हार्मोनी मतलब मेल मिलाप से काम करना, आपसी सौहार्द से काम करना, कॉपरेशन में काम करना। डिस्कॉर्ड का मतलब होता है मतभेद, मतलब मैं आपसे सहमत नहीं हूं, मेरे बातों में, मेरे विचारों में और आपके विचारों में डिफरेंशिएट होता है। यानी मैं अलग सोचता हूं, आप अलग सोचते हो। सो हमारे जो FW टेलर हैं उन्होंने कहा कि भाई ऑर्गेनाइजेशन में ये प्रिंसिपल अप्लाई किया जाना चाहिए। क्या नाम है इस प्रिंसिपल का? हार्मोनी नॉट डिस्कॉर्ड। नॉर्मली ऑर्गेनाइजेशन में दो ग्रुप होते हैं, वर्कर्स एंड मैनेजर्स। ये जो दो ग्रुप हैं, इन दोनों को ऑर्गेनाइजेशन को अगर चलाना है तो इन दोनों को हार्मोनी से काम करना पड़ेगा, यानी आपस में मिलजुल करके ही काम करना पड़ेगा। अब आपस में मिलजुल करके काम कैसे होगा, इसके लिए FW टेलर ने कहा कि भाई इसके लिए जरूरत है मेंटल रिवॉल्यूशन की। अब ये मेंटल रिवॉल्यूशन क्या है इसको समझ लेते हैं। मेंटल रिवॉल्यूशन, मेंटल रिवॉल्यूशन में आप इसको ऐसे समझिए, मैनेजमेंट एक अलग ग्रुप है, वर्कर एक अलग ग्रुप है। नॉर्मली आप समझिए क्या होता है, मैनेजर सोचता है दैट एम्प्लॉइज आर गुड फॉर नथिंग। एम्प्लॉइज हाईली पे किए जा रहे हैं बट वो किसी भी काम में अच्छे नहीं है। वो पैसा तो खूब लेते हैं लेकिन काम ज्यादा करते नहीं है, ये सोच होती है मैनेजमेंट की। वेयर इज हमारे जो वर्कर है वो क्या सोचते हैं कि जो मैनेजमेंट है वो उनसे काम तो बहुत ज्यादा लेता है, ओवरबर्डन कर रखा है काम में, बट उनको वो पैसे नहीं देता। सो दोनों में डिस्कॉर्ड है, दोनों में मतभेद है। वो उसको अपना दुश्मन समझता है मैनेजमेंट वर्कर को, और वर्कर मैनेजर्स को अपना दुश्मन समझते हैं। सो देयर इज ए नीड ऑफ चेंज द मेंटल एटीट्यूड ऑफ वर्कर्स एंड मैनेजमेंट। दोनों को एक दूसरे के प्रति अपना मेंटल लेवल, अपनी थिंकिंग चेंज करनी होगी। तो ये था क्या, मेंटल रिवॉल्यूशन, जब दोनों एक दूसरे के प्रति अपनी थिंकिंग को चेंज कर लेते हैं, इसी को क्या बोलते हैं, मेंटल रिवॉल्यूशन। सो मेंटल रिवॉल्यूशन क्या है, मैनेजमेंट एंड वर्कर बोथ द ग्रुप शुड चेंज देयर एटीट्यूड टुवर्ड्स ईच अदर। दे मस्ट डेवलप पॉजिटिव थिंकिंग, एक दूसरे के बारे में क्या लेके आएंगे, पॉजिटिव थिंकिंग लेकर के आएंगे। मैनेजमेंट अगर प्रॉफिट कमाता है तो अपने प्रॉफिट का एक पार्ट, अपने सरप्लस का एक पार्ट शेयर करेगा, किससे, वर्कर से। और वर्कर भी अननेसेसरली उनसे कोई हार्ड एंड फास्ट डिमांड नहीं करेंगे, वो अननेसेसरी कोई स्ट्राइक वगैरह करने की कोशिश नहीं करेंगे। तो इस तरीके से दोनों एक दूसरे के प्रति अपना एटीट्यूड पॉजिटिव रखेंगे, इसी को क्या नाम दिया, मेंटल रिवॉल्यूशन। मेंटल रिवॉल्यूशन अब का ऑब्जेक्टिव यही था कि दोनों वर्कर और मैनेजमेंट दोनों क्या करें, एक दूसरे के प्रति अपना मेंटल एटीट्यूड चेंज करें और कोऑपरेशन से काम करें, एक दूसरे के साथ कोऑपरेट करें और आपस में मिलजुल करके रहें, हार्मोनी से रहें। वापस चलते हैं अपने इसी प्रिंसिपल पर। सो
एफडब्ल्यू टेलर ने कहा कि ऑर्गेनाइजेशन में दोनों जो ग्रुप हैं, मैनेजर्स और वर्कर, इन दोनों को हार्मोनी से काम करना है। इसके लिए क्या करना पड़ेगा? मेंटल रिवोल्यूशन लाना पड़ेगा, यानी दोनों को अपने मेंटल लेवल को, अपने मेंटल एटीट्यूड को, अपने आउटलुक को एक दूसरे के प्रति चेंज करना होगा। ठीक है, इसके लिए क्या करना पड़ेगा? मैनेजमेंट को जब भी वो कोई आइडिया लेके आए, कोई सजेशन मांगे, किसी कोई उसको प्लानिंग करनी है, तो सजेशन लेने चाहिए किससे? वर्कर से। और अगर कोई सजेशन अच्छा है तो उसका वेलकम किया जाना चाहिए। ठीक है, इस तरीके से उसका पॉजिटिव एटीट्यूड हो जाएगा, वो मिलके रहेगा वर्कर्स के साथ। वर्कर भी, उसको भी अननेसेसरी स्ट्राइक नहीं करनी चाहिए, उसको भी सोचना चाहिए कि ऑर्गेनाइजेशन के लिए मुझे काम करना है, सो मिलजुल करके ही ये काम होगा। सो ये प्रिंसिपल क्या कहता है कि हमें काम मिलजुल के करना है, इसके लिए मेंटल रिवोल्यूशन करना पड़ेगा। डिस्कॉर्ड में रह करके अपने अपने बारे में सोच करके एक दूसरे को अपना दुश्मन बना करके काम नहीं होना चाहिए, काम हार्मोनी से किया जाना चाहिए ऑर्गेनाइजेशन में। नेक्स्ट वन इज कॉपरेशन एंड नॉट इंडिविजुअलिज्म। ये एक्सटेंशन है लास्ट वाला जो प्रिंसिपल हमने पढ़ा अभी, हार्मोनी नॉट डिस्कॉर्ड, इसी का एक्सटेंशन। क्या कहता है? वर्कर्स एंड मैनेजमेंट मस्ट वर्क विद कोऑपरेशन, दोनों को कोऑपरेट करके काम करना है, म्यूचुअल गिव एंड टेक से काम करना है। मैं तुम्हें समझूंगा, तुम मुझे समझो, मैं तुम्हारे लिए काम करूंगा, तुम मेरे लिए काम करो। बोथ शुड डेवलप अंडरस्टैंडिंग एंड सिक्योर म्यूचुअल कोऑपरेशन। जब दोनों एक दूसरे के लिए अंडरस्टैंडिंग को डेवलप करेंगे तभी क्या आएगा? आपस में म्यूचुअल कोऑपरेशन आएगा। मैनेजमेंट शुड गिव इंपॉर्टेंस टू सजेशन। मैनेजमेंट को क्या करना है? इंपॉर्टेंस देनी है सजेशन को। जो सजेशन किसने दिया है? वर्कर ने। और वर्कर को भी अननेसेसरी कोई डिमांड नहीं करनी है। सो आपस में हमें इंडिविजुअल नहीं सोचना, मैनेजर्स को और एम्प्लॉयज को इंडिविजुअली नहीं सोचना, उन्हें एक दूसरे के साथ कोऑपरेट करना है, एक दूसरे के बारे में सोचना है, म्यूचुअल कोऑपरेशन से काम लेना है, इंडिविजुअली अननेसेसरी कोई डिमांड नहीं करनी। ओके, नेक्स्ट प्रिंसिपल इज डेवलपमेंट ऑफ वर्कर्स टू देयर ग्रेटेस्ट एफिशिएंसी एंड प्रॉस्पेरिटी। देखो सिंपल बात है, इसको सिंपली समझते हैं कि जो वर्कर्स का डेवलपमेंट होता है, इसका मतलब ऑर्गेनाइजेशन का भी डेवलपमेंट होगा, होगा या नहीं? वर्कर की एफिशिएंसी अगर होगी तो ऑर्गेनाइजेशन भी एफिशिएंट बनेगी, ऑर्गेनाइजेशन सारी एफिशिएंट बनेगी तो इंडस्ट्री भी एफिशिएंट बनेगी। सो इंडस्ट्रियल एफिशिएंसी डिपेंड करती है एफिशिएंसी एंड कॉम्पिटेंस ऑफ वर्कर के ऊपर, और वर्कर की एफिशिएंसी डिपेंड करती है कि भाई उसका सिलेक्शन कैसे हुआ और उसकी प्रॉपर ट्रेनिंग किस तरीके से की गई। सो जब भी वर्कर का सिलेक्शन किया जाए, एम्प्लॉयज का सिलेक्शन किया जाए, तो हमें टेक केयर करना चाहिए उसका सिलेक्शन अकॉर्डिंग टू जॉब करना चाहिए कि भाई किस काम के लिए उसको रखा जाना है, उसी के बेसिस पर उसको सिलेक्शन किया जाना चाहिए। जो क्वालिफिकेशन उसकी है, सेलेक्ट करने के बाद उसको उसी तरीके का काम दिया जाना चाहिए। एम्प्लॉय को अगर वो काम पूरा अच्छे तरीके से नहीं जानता है तो उसको जरूरत है ट्रेनिंग की, तो जब भी उसको ट्रेनिंग की जरूरत है उसको ट्रेनिंग पर भेज देना चाहिए, यानी हमें उसको ट्रेनिंग पर लगातार भेजते रहना चाहिए, सो दैट ही कैन अपडेट देयर नॉलेज, यानी वो अपनी नॉलेज को क्या कर सके? अपडेट कर सके। दिस विल इंश्योर ग्रेटेस्ट एफिशिएंसी एंड प्रॉस्पेरिटी फॉर बोथ कंपनी एंड वर्कर। इससे क्या होगा? एम्प्लॉयज के अंदर एफिशिएंसी आएगी, एम्प्लॉय के अंदर एफिशिएंसी आएगी तो क्या होगा? कंपनी भी एफिशिएंटली काम करेगी। सो लास्ट प्रिंसिपल क्या था हमारा? डेवलपमेंट ऑफ वर्कर्स। वर्कर्स का डेवलपमेंट करो ताकि ऑर्गेनाइजेशन में ग्रेटेस्ट एफिशिएंसी एंड प्रॉस्पेरिटी को लाया जा सके। सो ये चार प्रिंसिपल हमारे जो एफडब्ल्यू टेलर साहब थे, उन्होंने ये चार प्रिंसिपल डेवलप किए। चलिए इसके बाद अब हम पढ़ते हैं उन टेक्निक्स के बारे में जो कि हमारे एफडब्ल्यू टेलर साहब ने डेवलप की। वो जो टेक्निक उन्होंने डेवलप की उनमें से जो कॉमन टेक्निक्स हैं उनको हम डिस्कस करेंगे। वो है सबसे पहले नंबर 1 फंक्शनल फॉर्मैनशिप, नंबर 2 स्टैंडर्डाइजेशन एंड simplification of work, number 3 work study which include fatigue study,
method study, time study and motion study. Next one is differential piece wage rate system and the last one is mental revolution. हम सबसे पहले पढ़ेंगे नंबर 1 फंक्शनल फॉरमैनशिप. फंक्शनल फॉरमैनशिप ये जो टेक्निक टेलर ने सजेस्ट की थी, इसमें टेलर ने कहा कि हम फैक्ट्री को 2 डिपार्टमेंट में डिवाइड करेंगे. एक प्लानिंग डिपार्टमेंट होगा और दूसरा प्रोडक्शन डिपार्टमेंट होगा. टेलर का मानना यह था कि हमें सारा का सारा बर्डन, प्लानिंग का और प्रोडक्शन का सारा बर्डन एक डिपार्टमेंट के ऊपर नहीं छोड़ना चाहिए. वर्कर को हमें कंसंट्रेट कराना चाहिए प्रोडक्शन के काम पर और जो प्लानिंग का काम है वो टॉप लेवल को करना चाहिए. उसके लिए फिर अलग डिपार्टमेंट दिया जाना चाहिए. यानी जो प्रोडक्शन कर रहा है वो प्लानिंग के बर्डन से दूर हो और जो प्लानिंग कर रहा है वो प्रोडक्शन के बर्डन से दूर हो. तो इन्होंने क्या किया, इन्होंने कहा कि भाई हम फैक्ट्री को 2 डिपार्टमेंट में डिवाइड करेंगे. ठीक है. और एक डिपार्टमेंट क्या करेगा, प्लानिंग करेगा. दूसरा डिपार्टमेंट ध्यान देगा किसके ऊपर, ऑपरेशंस के ऊपर, प्रोडक्शन के ऊपर ध्यान देगा. अब इसके लिए टेलर ने कहा कि भाई 2 डिपार्टमेंट हैं, प्लानिंग का और प्रोडक्शन का. इन दोनों डिपार्टमेंट में हम लोग 4 स्पेशलिस्ट को, यानी कुल मिलाकर के 8 स्पेशलिस्ट को हम लोग अपॉइंट करेंगे. ठीक है. प्लानिंग डिपार्टमेंट में क्या होगा, प्लानिंग डिपार्टमेंट के जो हमारे बॉस होंगे वो होंगे नंबर 1 रूट क्लर्क. कहां काम करेगा ये, प्लानिंग डिपार्टमेंट में काम करेगा. क्या काम करेगा ये, रूट क्लर्क का क्या काम होगा, ये फॉरमैन रेस्पॉन्सिबल होगा किस काम के लिए, ये आपको जॉब को करने का, मैकेनिकल या मैनुअल जॉब को कैसे परफॉर्म करना है, उसके क्या सीक्वेंस है, उसके क्या स्टेप है, इन सब बातों को आपको बताएगा. सो रूट क्लर्क इज रेस्पॉन्सिबल टू फिक्स अप द सीक्वेंस ऑफ स्टेप्स फॉर परफॉर्मिंग मैकेनिकल और मैनुअल जॉब. नेक्स्ट वन इज इंस्ट्रक्शन कार्ड क्लर्क. अब ये इंस्ट्रक्शन कार्ड क्लर्क क्या करेगा, दिस फॉरमैन इज रिस्पॉन्सिबल फॉर गिविंग जनरल इंस्ट्रक्शन, नेसेसरी इंस्ट्रक्शन देगा. नाम से क्लियर है, ये क्या करेगा, इंस्ट्रक्शन प्रोवाइड करेगा. किसी जॉब को किसी स्पेसिफाइड मैनर में करना है, उसके लिए कुछ इंस्ट्रक्शन की जरूरत होती है, तो वो इंस्ट्रक्शन कौन प्रोवाइड करेगा आपको, इंस्ट्रक्शन कार्ड क्लर्क. रूट क्लर्क क्या बताएगा आपको, काम को करने का रूट बताएगा, सीक्वेंस बताएगा, स्टेप्स बताएगा. इंस्ट्रक्शन कार्ड क्लर्क क्या करेगा, वो आपको इंस्ट्रक्शन देगा कि भाई वो जो सीक्वेंस है उसमें कौन सा काम पहले कौन सा बाद में, और जो पर्टिकुलर काम है उसको किस तरीके से करना है, क्या क्या करना है, क्या डूज है और क्या डोंट डूज है, क्या करना है और क्या नहीं करना है. वो इंस्ट्रक्शन कौन प्रोवाइड करेगा आपको, इंस्ट्रक्शन कार्ड क्लर्क. नेक्स्ट क्लर्क होगा या नेक्स्ट फॉरमैन हम कह सकते हैं वो होगा टाइम एंड कॉस्ट क्लर्क. ये क्या करेगा, ये रेस्पॉन्सिबल होगा टाइम फिक्स अप करने के लिए. आपको किस समय टाइम को काम को स्टार्ट करना है, इसके लिए टाइम सेट करेगा. कब आपको अपनी जॉब को कंप्लीट कर देना है, इसके लिए टाइम सेट करेगा. और साथ ही साथ ये बनाएगा हर एक जॉब में कितना खर्चा हुआ, उसके लिए एक शीट बनाई जाती है जिसको हम बोलते हैं कॉस्ट शीट. तो हर एक जॉब की कॉस्ट शीट ये बनाएगा और साथ ही साथ काम को शुरू करने का समय और जॉब को या काम को खत्म करने का समय क्या होगा उसको भी ये नोट करेगा, उसको भी फिक्सअप करेगा. नेक्स्ट होगा डिसिप्लिनरियन. ये क्या करेगा, काम ऑर्डरली हो रहा है या नहीं हो रहा है, सिस्टमेटिकली हो रहा है या नहीं हो रहा है, इसको इंश्योर करेगा. अगर ऐसा नहीं हो रहा है तो पनिशमेंट लगाएगा, कुछ पेनल्टी इंपोज करेगा. ये काम होगा किसका, डिसिप्लिनरियन का. सो डिसिप्लिनरियन इज रिस्पॉन्सिबल फॉर परफॉर्मेंस ऑफ जॉब इन ऑर्डरली एंड सिस्टमेटिक वे. अब बात करते हैं ऑपरेशनल डिपार्टमेंट की. ऑपरेशनल डिपार्टमेंट में भी 4 फोरमैन होंगे. नंबर 1 गैंग बॉस. अब ये गैंग बॉस क्या करेगा, गैंग बॉस विल अरेंज ऑल द मशीन्स, टूल्स एंड अदर resources which is required for performance of the job so that there is no delay. यानी क्या करेगा ये, सिंपली क्या करेगा, ये सारी मशीन, सारे टूल्स और अदर रिसोर्सेज को अरेंज करेगा ताकि किसी भी काम को करने में कोई देरी ना हो. नेक्स्ट इज
स्पीड बॉस। अब ये स्पीड बॉस क्या करेगा? स्पीड बॉस ये इंश्योर करेगा, ये एश्योर करेगा कि हमारी जो जॉब है वो टाइमली खत्म हो जाए, हमारा काम टाइमली, जो हमें टाइम दिया गया था उस टाइम पर खत्म हो जाए। इसके लिए हमारी स्पीड को बूस्टअप करवाने का काम करेगा। नेक्स्ट वन इज रिपेयर बॉस। अरे भाई मशीन खराब भी हो सकती है, टूल्स खराब भी हो सकते हैं, तो उनको वर्किंग कंडीशन में लेकर के आना पड़ेगा। सो ये जो बॉस है हमारा रिपेयर बॉस, ये इंश्योर करेगा कि मशीन और टूल्स वर्किंग कंडीशन में है या नहीं। अगर नहीं है तो उनको वर्किंग कंडीशन में लाने का काम करेगा। लास्ट बॉस होगा हमारा इंस्पेक्टर। ये क्या करेगा? ये क्वालिटी इंश्योर करेगा, यानी ये चेक रखेगा किस पर? क्वालिटी पर, कि भाई जो क्वालिटी स्टैंडर्ड हमें मेंटेन करना है गुड्स के लिए, गुड्स एज पर क्वालिटी है या नहीं है। अगर नहीं है तो स्टेप्स लेगा, और अगर है तो उसको ओके कर देगा। सो नेक्स्ट हमारी जो टेक्निक है वो है क्या? फंक्शनल फॉर्मैनशिप। हमने पूरी पढ़ ली। फंक्शनल फॉर्मैनशिप में सिंपली रूट क्लर्क, इंस्ट्रक्शन कार्ड क्लर्क, टाइम कॉस्ट, डिसिप्लिनरियन, ये किसके अंडर काम कर रहे हैं? प्लानिंग में। ये प्लानिंग इंचार्ज हैं। और प्रोडक्शन इंचार्ज में कौन कौन थे हमारे स्पेशलिस्ट? गैंग बॉस, स्पीड बॉस, रिपेयर बॉस और इंस्पेक्टर। ये सब हमने डिस्कस कर लिया। तो नेक्स्ट वन क्या है हमारे लिए? नेक्स्ट वन है स्टैंडर्डाइजेशन एंड सिंप्लीफिकेशन ऑफ वर्क। सबसे पहले बात करते हैं स्टैंडर्डाइजेशन क्या होता है। सेकंड टेक्निक है ये हमारे FW टेलर की। सो स्टैंडर्डाइजेशन रेफर्स टू सेटिंग अप स्टैंडर्ड फॉर साइज, टाइप, weight, measures and quality of product. According to Taylor, scientific method of production must be selected to develop standard. स्टैंडर्डाइजेशन का क्या मीनिंग है? स्टैंडर्डाइजेशन का मीनिंग क्या सिर्फ इतना है कि भाई क्वालिटी स्टैंडर्ड मेंटेन कर लो? नो, इट रेफर्स टू सेटिंग अप स्टैंडर्ड फॉर साइज, टाइप, वेट, मेजर्स एंड क्वालिटी ऑफ प्रोडक्ट। मतलब एक प्रोडक्ट में क्या क्वालिटी होनी चाहिए उसका एक स्टैंडर्ड सेट किया जाएगा। जो प्रोडक्ट है उसका क्या साइज होगा, साइज का भी स्टैंडर्ड सेट किया जाएगा। वो किस टाइप का होगा उसका स्टैंडर्ड सेट किया जाएगा। उसका कितना वेट होगा उसका भी एक स्टैंडर्ड सेट किया जाएगा। जो टेलर के साइंटिफिक मेथड हैं वो कहते हैं कि भाई ये जो हमें अपने स्टैंडर्ड को सेट करना है, ये स्टैंडर्ड सेट करने के लिए भी क्या किया जाना चाहिए? साइंटिफिक रूल्स को फॉलो किया जाना चाहिए। ठीक है, जब साइंटिफिक रूल को फॉलो करते हुए स्टैंडर्ड बनाए जाएंगे, यानी साइज के लिए, टाइप के लिए, वेट के लिए, इन सब के लिए स्टैंडर्ड जब सेट कर दिए जाएंगे तब उसके अकॉर्डिंगली ही हमें काम करना होगा। यानी स्टैंडर्डाइजेशन का मेन एक ऑब्जेक्टिव है कि भाई हम उसका टाइप, अपने प्रोडक्ट का टाइप, उसकी कैरेक्टरिस्टिक्स और साइज को क्या कर दें? फिक्स कर दें। इसके अलावा हमारे जो क्वालिटी स्टैंडर्ड हैं वो भी मेंटेन किए जाएं, यानी क्वालिटी का, साइज का, टाइप का, वेट का, इन सब का एक पर्टिकुलर स्टैंडर्ड होना है। वो स्टैंडर्ड सेट करना ही क्या है? स्टैंडर्डाइजेशन। अब बात करते हैं सिंप्लीफिकेशन। सिंप्लीफिकेशन क्या है? सिंप्लीफिकेशन एम्फेसिस ऑन एलिमिनेशन ऑफ अननेसेसरी डाइवर्सिटी ऑफ प्रोडक्ट, साइज एंड टाइप्स। इट विल हेल्प टू इंप्रूव द क्वालिटी एंड रिडक्शन ऑफ कॉस्ट। सिंपल बात है, एक ऑर्गेनाइजेशन को क्या करना चाहिए? उन्हीं आइटम्स को सेल करना चाहिए, प्रोड्यूस करना चाहिए जिसमें वो एक्सपर्ट है, स्पेशलाइज्ड है। बहुत सारी ऑर्गेनाइजेशन आपने देखी होंगी कि वो प्रोडक्ट बहुत ज़्यादा लेके आती है, कुछ प्रोडक्ट उनके बिकते हैं, कुछ प्रोडक्ट नहीं बिकते। अरे भाई रिसोर्सेज तो आपके ज़्यादा खर्च हो रहे हैं ना। सो आपको क्या करना चाहिए? अपनी जो लाइन ऑफ प्रोडक्शन है, अपनी जो आपने जो डाइवर्सिटी कर रखी है प्रोडक्ट की, उसको क्या करो? आप रिड्यूस करो, एलिमिनेट करो अननेसेसरी डाइवर्सिटी को, प्रोडक्ट की, उसके साइज को, उसके टाइप को। अब कुछ चीजें, कई प्रोडक्ट हमारे आते हैं, कुछ छोटा, बड़ा, उससे बड़ा, उससे बड़ा, यानी कई तरीके की पैकिंग में आते हैं। कुछ में ज्यादा खर्चा लगता है, कुछ में कम खर्चा लगता है। तो ऑर्गेनाइजेशन को क्या करना चाहिए? अननेसेसरी जो डाइवर्सिटी है प्रोडक्ट की या साइज की या टाइप की, उसको क्या करना है? एलिमिनेट करना है। अगर वो बहुत सारे आइटम बना रही है जिसमें किसी में प्रॉफिट हो रहा है, किसी में लॉस हो रहा है, तो जिसमें लॉस हो रहा है उनको छोड़ करके उन्हीं को प्रोड्यूस करे जिसमें प्रॉफिट हो रहा है। ठीक है, ओके।
ये जो हमारी टेक्निक है वो क्या कहती है कि हमें अपनी ऑर्गेनाइजेशन में प्रोडक्ट से रिलेटेड, उसके साइज से रिलेटेड, टाइप से रिलेटेड, वेट से रिलेटेड, उसकी क्वालिटी से रिलेटेड क्या मेंटेन करने हैं, स्टैंडर्ड मेंटेन करने हैं अकॉर्डिंग टू साइंटिफिक मेथड्स, और अपने लाइन ऑफ प्रोडक्शन को सिंप्लीफाई करना है, अननेसेसरी डाइवर्सिटी जो प्रोडक्ट की है उसको रिड्यूस करना है। इस टेक्निक को जब हम यूज करेंगे तो हमारा प्रोडक्ट स्टैंडर्डाइज भी हो जाएगा, और जो अननेसेसरी हमारा पैसा वेस्ट होता था किस पे, प्रोडक्ट की डाइवर्सिटी पे, वो भी बच जाएगा। नेक्स्ट जो हमारा साइंटिफिक टेक्निक है वो है वर्क स्टडी। वर्क स्टडी के 4 कंपोनेंट हैं: फटीग स्टडी, मेथड स्टडी, टाइम स्टडी एंड मोशन स्टडी। वर्क स्टडी बेसिकली है क्या? वर्क स्टडी मीन्स ए कॉम्प्रिहेंसिव एंड ऑब्जेक्टिव असेसमेंट एंड एनालिसिस ऑफ ऑल द ऑपरेशन इन्वॉल्व्ड इन परफॉर्मिंग द वेरियस जॉब्स इन द ऑर्गेनाइजेशन। देखो, ऑर्गेनाइजेशन बहुत सारे काम को परफॉर्म करती है, तो हमें उन सब को असेस करना पड़ेगा, एनालाइज करना पड़ेगा कि ये सारे ऑपरेशन जरूरी हैं भी या नहीं है। दिस इज डन विद द पर्पस ऑफ प्रोड्यूसिंग मैक्सिमम पॉसिबल आउटपुट। ऐसा करेंगे तो क्या होगा? अगर हम वर्क स्टडी करेंगे तो क्या इंश्योर कर पाएंगे कि भाई हमारा जो आउटपुट होगा, हमारा जो प्रोडक्शन होगा वो मैक्सिमम होगा, क्वालिटेटिव होगा, और कॉस्ट हमारी क्या होगी, रिड्यूस होगी। तो वर्क स्टडी बेसिकली इंक्लूड्स फटीग स्टडी, मेथड स्टडी, टाइम स्टडी एंड मोशन स्टडी। अब हम बात कर लेते हैं सबसे पहले किसकी, बात करते हैं फटीग स्टडी की। फटीग स्टडी क्या है? फटीग स्टडी बेसिकली साइंटिफिक मैनेजमेंट की एक टेक्निक है। ये फटीग स्टडी इसलिए की जाती है सो दैट वी कैन एनालाइज और वी कैन फाइंड आउट फ्रीक्वेंसी ऑफ रेस्ट इंटरवल, ड्यूरेशन ऑफ रेस्ट इंटरवल एंड द नंबर ऑफ रेस्ट इंटरवल इन कंप्लीटिंग ए जॉब। सिंपल कि भाई एक जॉब को कंप्लीट करना है तो एम्प्लॉई क्या थकता नहीं है क्या? काम करते हुए थक जाता है। जब वो लंबे समय तक एक ही जॉब को करता रहेगा, एक ही काम को पूरा दिन करता रहेगा, तो वो थक जाएगा, उसे रेस्ट की जरूरत है। क्या चाहिए उसे? थोड़ा सा रेस्ट चाहिए। अब रेस्ट कितने पीरियड का होना चाहिए, कितना टाइम पीरियड होना चाहिए उसका, कितनी बार उसको रेस्ट दिया जाना चाहिए? अब ये कुछ ऑर्गेनाइजेशन में क्या होता है, मैनेजर डिसाइड करता है लंच 15 मिनट का होगा। अब उसमें एम्प्लॉय खाएगा, मुंह धोएगा, वॉशरूम जाएगा, क्या क्या कर लेगा। तो ये मैनेजमेंट की इंट्यूशन के ऊपर, उसके रूल ऑफ थंब के ऊपर बेस्ड नहीं होना चाहिए। इसके लिए क्या किया जाना चाहिए, स्टडी की जानी चाहिए। सो इसके लिए जो स्टडी की गई उसी को नाम दिया गया क्या, फटीग स्टडी। इसके लिए उन्होंने क्या किया, उन्होंने कहा, टेलर ने कहा कि भाई इसके लिए एक एवरेज वर्कर को लिया जाना चाहिए, उसको ऑब्जर्व किया जाना चाहिए। जब वो जॉब को परफॉर्म कर रहा हो तब उसको हम क्या करेंगे, ऑब्जर्व करेंगे और नोट डाउन करेंगे कि वो काम करते करते कितनी देर के बाद थक जाता है, उसका एफिशिएंसी लेवल कब डिक्रीज होना शुरू हो जाता है, उसको कब ब्रेक की जरूरत है, और कितने समय के बाद वो काम को करने के लिए दोबारा से रेडी हो जाएगा, यानी वो अपनी एनर्जी को रीगेन कर लेगा। ठीक है, इसको नोट करते रहना है हमें। ठीक है, इसको नोट करते रहेंगे और बार बार इसको हम ऑब्जर्व करेंगे। ठीक है, अगर हमें लगता है कि भाई उसको रेस्ट इंटरवल ज़्यादा चाहिए, या जो काम परफॉर्म कर रहा है उसमें उसको कितनी बार रेस्ट चाहिए होता है, तो इस सब चीज़ों को हम साइंटिफिकली फिक्स करेंगे बार बार ऑब्जर्व करने के बाद। सो इस स्टडी को हमने क्या नाम दिया, फटीग स्टडी। क्या किया गया इस स्टडी में, ये इंश्योर किया गया कि भाई कितने देर के बाद उसको इंटरवल की ज़रूरत है, कितने इंटरवल की ज़रूरत है, और कितनी बार उसको रेस्ट चाहिए अपनी जॉब को कंप्लीट करने के लिए। और इसके लिए मैनेजर की इंट्यूशन नहीं चलेगी। एवरेज वर्कर के ऊपर क्या किया जाएगा, एक्सपेरिमेंट किया जाएगा, और उस एक्सपेरिमेंट को नोट करने के बाद ही ये डिसाइड होगा कि उसको रेस्ट कितनी देर का दिया जाना है और कैसे कैसे दिया जाना है, सो दैट हमारे एम्प्लॉय टायर्ड अप ना हो और वो पूरी एनर्जी से काम करे। ओके, सो दिस इज ऑल अबाउट फटीग स्टडी। नेक्स्ट जो हमारी स्टडी है वो है मेथड स्टडी। हमारे जो टेलर साहब हैं
वो कहते हैं कि भाई किसी भी काम को करने का एक बेस्ट मेथड होता है। अब वो बेस्ट मेथड कौन बताएगा? मैनेजर बताएगा क्या? वो अपने एक्सपीरियंस से बताएगा कि भाई यही बेस्ट मेथड है, वही करेंगे क्या हम? नहीं, उन्होंने कहा इसमें मैनेजर का रूल ऑफ थंब नहीं लगेगा। इसके लिए भी क्या किया जाना चाहिए? साइंटिफिक अप्रोच को यूज किया जाना चाहिए। ठीक है, सो ये मैनेजर के रूल ऑफ थंब से डिसाइड नहीं होगा कि कौन सा मेथड यूज किया जाएगा। ठीक है, ओके। इसके लिए क्या करेंगे? हम बहुत सारे मेथड को क्या करेंगे? एनालाइज करेंगे, ट्राई करेंगे, उनको बार बार ट्राई करेंगे, ट्राई करते रहेंगे और उस मेथड को अडॉप्ट करेंगे जिसमें हमारी कॉस्ट मिनिमम आएगी और बेनिफिट हमारा क्या होगा? मैक्सिमम होगा। ओके, सो इस मेथड को जब हम यूज करेंगे, कैसे करेंगे? बहुत सारे मेथड को लेके आएंगे, उन सबको बार बार यूज करके देखेंगे और जो बेस्ट वे होगा परफॉर्म करने का जॉब को, उसी को ही क्या करेंगे? सेलेक्ट करेंगे, ऑर्गेनाइजेशन में उसी को ही इंप्लीमेंट करेंगे। इस मेथड का, इस स्टडी का पर्पस क्या था? मिनिमाइज करना कॉस्ट को, क्योंकि जो बेस्ट मेथड होगा उसमें हमारी कॉस्ट कम आएगी और रिसोर्सेज हमारे अच्छे से यूज हो पाएंगे, बेटर रिजल्ट हम लोगों को देखने को मिलेगा। सो क्या कहा इसमें कि भाई काम को करने का बेस्ट मेथड होता है और वो बेस्ट मेथड रूल ऑफ थंब से डिसाइड नहीं होगा। इसके लिए क्या किया जाएगा? मेथड, बहुत सारे मेथड को क्या किया जाएगा? यूज करके देखा जाएगा और उस मेथड को यूज किया जाएगा, उस मेथड को ऑर्गेनाइजेशन अडॉप्ट करेगी जिसमें बेनिफिट ज्यादा होगा और कॉस्ट कम होगी। सो दिस इज मेथड स्टडी। नेक्स्ट हमारी जो स्टडी है वो है क्या? टाइम स्टडी। टाइम स्टडी कहती है कि भाई ये जो हमारा वर्कर होता है उसको काम को परफॉर्म करने के लिए कितने टाइम की जरूरत है, उस टाइम को हम बोलेंगे स्टैंडर्ड टाइम। यानी ये जो स्टडी की गई इसका ऑब्जेक्टिव था कि भाई हम ये देखें कि जॉब को परफॉर्म करने के लिए वर्कर को कितने टाइम की जरूरत है, यानी स्टैंडर्ड टाइम एक जॉब को परफॉर्म करने का कितना होना चाहिए। ठीक है, स्टैंडर्ड टाइम अगर सेट किया जाएगा तो उसी के बेस पर हम अपने एम्प्लॉय के लिए, अपने वर्कर के लिए स्टैंडर्ड टारगेट भी सेट कर सकते हैं। हम ये भी एनालाइज कर सकते हैं स्टैंडर्ड टारगेट और स्टैंडर्ड टाइम सेट करने के बाद कि भाई जॉब को परफॉर्म करने के लिए कितने लोगों की जरूरत है। अगर हमने एक बार स्टैंडर्ड टाइम और स्टैंडर्ड टारगेट इसको फिक्स कर दिया तो जो बंदा टाइमली काम कर देगा वो एफिशिएंट, जो टाइमली काम नहीं करेगा वो इनएफिशिएंट। सो ये हमारी इसमें भी हेल्प करेगी कि भाई हम अपने एम्प्लॉयज की कैटेगरी बना लें, एफिशिएंट कौन है और इनएफिशिएंट कौन है। सो स्टैंडर्ड टाइम को सेट करना इस स्टडी का पर्पस, स्टैंडर्ड टारगेट को सेट करना इस स्टडी का पर्पस, कितने बंदे चाहिए काम करने के लिए इसको डिसाइड करना इसका पर्पस, और उनको एफिशिएंट और इनएफिशिएंट कैटेगरी में डिसाइड करना भी इस स्टडी का पर्पस था। अब टाइम स्टडी करने के लिए कि भाई कितने समय में वो काम पूरा कर लेगा, यानी इसका स्टैंडर्ड टाइम कितना होगा, इसको डिटरमाइन करने के लिए क्या मैनेजर की इंट्यूशन चलेगी, रूल ऑफ थंब चलेगा? नो, टेलर ने कहा इसके लिए भी साइंटिफिक स्टडी की जानी चाहिए। इसके लिए क्या करें भाई? एक एवरेज वर्कर को लो और उससे साथ में आप क्या लो? एक स्टॉप वॉच लो, उसको काम दो और काम करते करते ऑब्जर्व करो। स्टॉप वॉच के साथ आप उसको ऑब्जर्व करते रहो और देखो कि भाई काम को कंप्लीट करने में उसने एग्जैक्ट कितना टाइम लिया। क्या एक बार का एक्सपेरिमेंट बहुत होगा? नहीं, इस एक्सपेरिमेंट को आप 100 टाइम्स ऑब्जर्व करो और 100 टाइम ऑब्जर्व करने के बाद आप एक एवरेज टाइम लो और उस एवरेज टाइम को आप स्टैंडर्ड टाइम सेट करो। उसी टाइम लिमिट के अंदर अब सब जितने भी हमारे वर्कर हैं उन सबको उसी स्टैंडर्ड टाइम को फॉलो करना है और उसी स्टैंडर्ड टाइम में अपने वर्क को परफॉर्म करना, अपनी जॉब को कंप्लीट करना है। सो इस तरीके से टाइम स्टडी की जाएगी, इससे स्टैंडर्ड टाइम सेट हो जाएगा, स्टैंडर्ड टारगेट सेट हो जाएगा, कितने एम्प्लॉय चाहिए वो डिसाइड हो जाएगा और एफिशिएंट और इनएफिशिएंट वर्कर भी डिटरमाइन हो जाएंगे। सो नेक्स्ट हमारी स्टडी है मोशन स्टडी। मोशन स्टडी करने का जो पर्पस था वो था कि भाई जो वर्कर है वो जॉब करते करते कितनी बार
जो जॉब का प्लेस है वहां से कितनी बार वो मूव कर रहा है। यानी मोशन स्टडी का मेन पर्पज ये है कि वर्कर के मूवमेंट को हमें नोट करना है, डिटरमाइन करना है कि भाई वो कितनी बार जॉब परफॉर्म करते हुए अपनी जगह से मूव कर रहा है। अब वो जो मूव कर रहा है वो प्रोडक्टिव है या फिर अनप्रोडक्टिव है। अब अगर अनप्रोडक्टिव है तो उसको क्या करना पड़ेगा, कट डाउन करना पड़ेगा, यानी कम करना पड़ेगा। ठीक है, अगर हमें लगता है कि भाई टूल्स अच्छे नहीं हैं या इक्विपमेंट अच्छे नहीं है, इस वजह से अनप्रोडक्टिव मूवमेंट हो रही है, तो उसके लिए एक सुटेबल इक्विपमेंट एंड टूल्स को डिजाइन करना पड़ेगा ताकि अनप्रोडक्टिव मूवमेंट को कम कर सके। ओके, अब ये मोशन स्टडी भी कैसे होगी? क्या मैनेजर के इंट्यूशन के ऊपर बेस्ड होगी, रूल ऑफ थंब? नो, इसके लिए भी टेलर ने कहा कि भाई इसके लिए आप क्या कीजिए, एक मूवी कैमरा लो पहले, फिर एक एवरेज वर्कर को लो और रिकॉर्ड करो कि भाई जॉब को परफॉर्म करते हुए वो कितनी बार अपने प्लेस से उसने मूव किया। ठीक है, कितनी बार वो झुका, कितनी बार वो अपनी जगह से इधर उधर हिला, इधर उधर गया, और इस एक्सपेरिमेंट को 100 टाइम्स रिपीट करो, वो भी डिफरेंट वर्कर्स पर। जब आप सारे मूवमेंट को नोट कर लोगे और ये देख लोगे कि भाई प्रोडक्टिव कौन से हैं और अनप्रोडक्टिव कौन से हैं, उसके बाद है आप एक स्ट्रेटेजी फॉर्म करो, एक स्ट्रेटेजी बनाओ सो दैट यू कैन कट डाउन और मिनिमाइज द अनप्रोडक्टिव मूवमेंट। सो मोशन स्टडी की गई, किस लिए की गई? ताकि वर्कर की मूवमेंट को डिटरमाइन किया जा सके, प्रोडक्टिव और अनप्रोडक्टिव मूवमेंट को डिफ्रेंशिएट किया जा सके, फिर अनप्रोडक्टिव मूवमेंट को मिनिमाइज किया जा सके और इक्विपमेंट और टूल्स को एक सही डिजाइन में लेकर के आया जा सके, यानी एक स्ट्रेटेजी बनाई जा सके कि भाई टूल और इक्विपमेंट की वजह से अनप्रोडक्टिव मूवमेंट ना हो। सो दिस इज ऑल अबाउट मोशन स्टडी। नाम से ही क्लियर है, मोशन यानी मूवमेंट की बात कर रहा है। सो नेक्स्ट जो हमारी टेक्निक है वो है डिफरेंशियल पीस वेज रेट सिस्टम। टेलर ने वेजेस के लिए 2 रेट डिसाइड की। उन्होंने कहा पहले तो आप देखो, इससे पहले हमने स्टडी की थी टाइम स्टडी, वहां पर हमने क्या किया था, वहां पर हमने स्टैंडर्ड टाइम सेट किया था, स्टैंडर्ड टारगेट सेट किया था। तो टेलर ने कहा कि भाई स्टैंडर्ड टाइम सेट हो चुका है, स्टैंडर्ड टारगेट सेट हो चुका है, अब वर्कर को आप क्या करो, डिफरेंशिएट करो कि भाई कौन वर्कर टाइमली अपना काम पूरा कर रहा है और कौन टाइमली पूरा नहीं कर रहा है। जो वर्कर टाइमली अपने काम को पूरा कर देगा वो होगा एफिशिएंट वर्कर, उस एफिशिएंट वर्कर को रिवार्ड दिया जाना चाहिए, और जो वर्कर अपना काम टाइमली पूरा नहीं कर रहा है उसको क्या बोलना चाहिए, इनएफिशिएंट वर्कर। यानी जो स्टैंडर्ड टाइम में स्टैंडर्ड आउटपुट को कंप्लीट नहीं करेगा उसको इनएफिशिएंट वर्कर कहेंगे, और जो टाइमली पूरा कर देगा स्टैंडर्ड आउटपुट को स्टैंडर्ड टाइम में उसको क्या कहेंगे, एफिशिएंट वर्कर। ठीक है, अब टेलर ने कहा जो एफिशिएंट है उसको अलग रेट से पे करो और जो इनएफिशिएंट है उसको अलग रेट से पे करो। ठीक है, इससे क्या होगा, ये टेक्निक किस बात पे इंसिस्ट कर रही है कि भाई एफिशिएंट को अलग रेट से पे करेंगे और इनएफिशिएंट को अलग रेट से पे करेंगे। एक्स्ट्रा वेजेस पे की जानी चाहिए किसको, एफिशिएंट एम्प्लॉय को। इससे क्या होगा, वो मोटिवेट होगा। अब एफिशिएंट एम्प्लॉयज को एक्स्ट्रा वेजेस मिल रही है, ये देख करके हमारा इनएफिशिएंट एम्प्लॉय भी मोटिवेट होगा कि मुझे भी अब एफिशिएंट एम्प्लॉयज की कैटेगरी में जाना है, यानी वो काम ज्यादा करने के बारे में सोचना शुरू कर देगा, मोटिवेट होगा। अब ये जो डिफरेंशियल पीस रेट है इसको हम एक एग्जांपल से भी समझ लेते हैं। फॉर एग्जांपल, स्टैंडर्ड आउटपुट ऑर्गेनाइजेशन में सेट किया गया 10 यूनिट, वर्कर जो 10 यूनिट को परफॉर्म कर देगा एक दिन में, 10 यूनिट वो प्रोड्यूस कर देगा, उसको हम क्या बोलेंगे, एफिशिएंट वर्कर। उससे ज्यादा भी बना सकता है, और जो 10 यूनिट भी नहीं बना पा रहा उसको क्या बोलेंगे हम, इनएफिशिएंट। सो हमने एक एग्जांपल लिया कि अगर कोई बंदा 10 यूनिट से कम बना रहा है तो उसको 50 रुपए पे करेंगे पर यूनिट,
और अगर वो 10 यूनिट से ज़्यादा बना रहा है तो उसको हम 60 यूनिट से पे कर देंगे। सो हमारा ए वर्कर है, उसने 10 यूनिट प्रोड्यूस कर दी और वर्कर बी ने 9 यूनिट्स प्रोड्यूस की। तो इनकी पेमेंट कैसे होगी? ए को मिलेगा 10 यूनिट के 60 रुपये के हिसाब से 600 रुपये, बी को मिलेगा 9 यूनिट के 50 रुपये के हिसाब से 450, 50 रुपये क्योंकि वो इनएफिशिएंट है, 60 रुपये ए को, क्यों? क्योंकि वो एफिशिएंट है। दोनों के लिए अलग अलग रेट। सो 150 रुपये का यहाँ डिफरेंस हो गया, और ये 150 रुपये का डिफरेंस इनएफिशिएंट वर्कर को मोटिवेट करने के लिए बहुत है। सो क्या कंक्लूजन निकला कि इसमें रिवार्ड मिल रहा है एफिशिएंट वर्कर को, इससे इनएफिशिएंट के ऊपर प्रेशर आएगा कि वो अपनी एफिशिएंसी को इम्प्रूव करे। ठीक है, ठीक है। और जब हम एम्प्लॉयज को यूनिट के हिसाब से पैसे देंगे तो ऑटोमेटिकली सोचेगा कि भाई मुझे भी ज़्यादा प्रोडक्शन करना है, यानी हमारा प्रोडक्शन मैक्सिमाइज हो जाएगा। सो ये थी टेलर की फोर्थ टेक्निक, जिसको हमने नाम दिया डिफरेंशियल पीस वेज रेट सिस्टम। नेक्स्ट टेक्निक, और वी कैन से लास्ट टेक्निक ऑफ एफडब्ल्यू टेलर इज मेंटल रिवॉल्यूशन। ये हमने अभी डिस्कस भी किया था। क्या कहती है ये कहती है कि भाई मैनेजर सोचता है एम्प्लॉय काम नहीं करते लेकिन सैलरी ज़्यादा लेते हैं। एम्प्लॉय सोचते हैं कि वो ओवरबर्डन है, काम ज़्यादा करते हैं, बट उन्हें कुछ भी नहीं मिलता, उन्हें पैसा बहुत कम मिलता है। सो इस टेक्निक में क्या कहा गया कि भाई दोनों को क्या करना है, अपने मेंटल एटीट्यूड को चेंज करना है। ठीक है, मैनेजर को एम्प्लॉयज के बारे में सोचना है और एम्प्लॉयज को हमारे मैनेजमेंट के बारे में, ऑर्गेनाइजेशन के बारे में सोचना है। दोनों को कोऑपरेशन से काम करना है और आपस में मिलजुल कर हार्मोनी मेंटेन करनी है। सो दिस इज ऑल अबाउट टेक्निक्स ऑफ साइंटिफिक मैनेजमेंट। लास्ट में हम डिस्कस करते हैं कि टेलर और फेयोल, इन दोनों ने जो प्रिंसिपल्स दिए थे, वो जो प्रिंसिपल इन दोनों ने दिए उनमें क्या डिफरेंस। सो कंपेयर कर लेते हैं हम टेलर और फेयोल दोनों की कंट्रीब्यूशन को। नंबर 1, कंसर्न। एफडब्ल्यू टेलर का कंसर्न किसके ऊपर था? वर्कर के ऊपर। वो वर्कर के ऊपर फोकस करता है, उनकी एफिशिएंसी को इंक्रीज करने पर ध्यान देता है। जबकि फेयोल का जो कंसर्न था वो था कि मैनेजमेंट की एफिशिएंसी को इंप्रूव करो। नंबर 2 बात करते हैं टेलर। टेलर का सारा ध्यान था लोअर लेवल पर। वो कहता था वर्कर के ऊपर प्रैक्टिकल करो, एक्सपेरिमेंट करो, एवरेज वर्कर लो। सो उसका पूरा ध्यान था किसके ऊपर? लोअर लेवल पर। जबकि फेयोल ने बोला कि मैनेजर को क्या क्या फंक्शन परफॉर्म करने चाहिए और कैसे करने चाहिए। सो उसका फोकस था किसके ऊपर? टॉप लेवल मैनेजमेंट के ऊपर। नेक्स्ट वन इज, हमारे जो टेलर साहब थे उनका सारा एम्फेसिस था वर्क को स्टैंडर्डाइज करने के ऊपर, उसका साइज, उसकी क्वालिटी, इनके लिए स्टैंडर्ड डिसाइड करने के ऊपर। जबकि फेयोल का सारा फोकस किसके ऊपर था, सारा एम्फेसिस किसके ऊपर था कि मैनेजर को अपने फंक्शंस को कैसे परफॉर्म करना है। नेक्स्ट डिफरेंस इज ऑन द बेसिस ऑफ फोकस। टेलर का फोकस था कि भाई प्रोडक्टिविटी को बढ़ाना है, कॉस्ट को मिनिमाइज करना है और प्रोडक्टिविटी को इंक्रीज करना है। जबकि फेयोल कहता था कि ऑर्गेनाइजेशन को ओवरऑल इंप्रूवमेंट पर ध्यान देना चाहिए। नेक्स्ट डिफरेंस इज ऑन द बेसिस ऑफ मेजर कंट्रीब्यूशन। टेलर का जो कंट्रीब्यूशन है वो क्या है? उसने साइंटिफिक प्रिंसिपल्स बनाए हैं और साइंटिफिक टेक्निक बनाई है। जबकि फेयोल ने सिर्फ 14 प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट दिए हैं। नेक्स्ट इज पर्सनैलिटी। टेलर को हम क्या बोलते हैं? फादर ऑफ साइंटिफिक मैनेजमेंट। ही इज लाइक ए साइंटिस्ट। जबकि फेयोल एक रियल रिसर्चर की तरह लगते हैं, सो उनको हम बोलते हैं फादर ऑफ जनरल मैनेजमेंट। जबकि टेलर को क्या कहते हैं? फादर ऑफ साइंटिफिक मैनेजमेंट। नेक्स्ट, यूनिटी ऑफ कमांड। टेलर तो यूनिटी ऑफ कमांड की बात करता ही नहीं है, वो तो कहता है प्लानिंग में 4 बॉस और ऑपरेशनल लेवल में भी 4 बॉस, यानी टोटल 8 बॉस की बात करता है। जबकि फेयोल क्या कहता है? 1 बॉस होना चाहिए, ये स्ट्रिक्टली इसको फॉलो करता है। नेक्स्ट वन इज एक्सप्रेशन। टेलर के जो प्रिंसिपल हैं वो पूरे के पूरे साइंटिफिक हैं, सो
एक्सप्रेस्ड एज साइंटिफिक मैनेजमेंट, उन्होंने अपने प्रिंसिपल को साइंटिफिक मैनेजमेंट की तरह एक्सप्रेस किया, जबकि फेयोल के जो प्रिंसिपल हैं दीज आर एक्सप्रेस्ड एज जनरल थ्योरी ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन। नेक्स्ट वन इज एप्लीकेबिलिटी, टेलर के प्रिंसिपल हर जगह हर सिचुएशन में यूज नहीं हो सकते, ये स्पेशलाइज सिचुएशन में ही यूज हो सकते हैं, जबकि फेयोल के प्रिंसिपल यूनिवर्सली वैलिड होते हैं, ये हर जगह अप्लाई किए जा सकते हैं। सो दिस इज एंड ऑफ द चैप्टर प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट। होप आपने इसको अच्छे से समझ लिया होगा। ओके, थैंक यू।